नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, मतलब तैयारी से लेकर के आंसर राइटिंग में कुछ समस्या आ रही है, तो बिल्कुल आप जो है हमारे टेलीग्राम पे या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने आपसे पीछे कमेंट किया ही था कि जो है हमारे प्रश्न सप्ताह में 3 होंगे ही होंगे, तो 2 मेंस को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के तो चीज़ें हो ही रही हैं, तो आप लोग यहाँ से भी लाभ उठाते रहिए। आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस के प्रश्न पत्र 1 से है। अच्छा प्रश्न है कि गुप्तकालीन वास्तुकला या मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि गुप्तकालीन वास्तुकला मतलब क्या, आर्किटेक्ट और मूर्तिकला, मतलब ये दोनों को बताना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, झटके में देखेंगे और वास्तुकला आ गया, खूब ढेर सारा लिख देंगे वास्तुकला पे, और फिर थोड़ी देर के बाद याद आएगा करे यार ना मूर्तिकला पे भी लिखना था, तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ में छोटा सा मूर्तिकला पे लिखेंगे। तो ये काम नहीं करना है, आपको बराबर स्पेस देना है। ये हो सकता है किसी में आप 50% दें, किसी में 40%, लेकिन किसी में 70 और 30 का रेशियो नहीं होना चाहिए। और मुख्य परीक्षा में इसका बहुत ध्यान देना है। हम लोग तो कॉपी देखते हैं बच्चों का, तो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती 12 अंक के प्रश्नों में यही कर जाते हैं कि एक ही डायमेंशंस में फोकस्ड हो जाते हैं, दूसरे पे बहुत कम शब्द देते हैं। तो ऐसे में आपकी मार्किंग ही वो 6 नंबर पे होगी, दूसरे के लिए तो आपने उस तरीके से लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे पा जाएंगे 12 में 6, 6.5, 7 नंबर। और जब तक आप इतना नंबर नहीं पाएंगे तब तक आप अच्छे रैंक से पास नहीं होंगे। तो इसीलिए उत्तर लेखन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले संस्थान 2 बैच चला रहा है, एक तो शून्य से शिखर बैच, दूसरा अब की बार मेंस पार बैच। तो दोनों बैच की अलग अलग विशेषताएं हैं। जो शून्य से शिखर बैच है ये उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से इस बार का पीटी रह गया उनका, और या तो वे बच्चे हैं कि जो 2026 के पीसीएस को टारगेट करके चल रहे हैं, तो वो हमारे शून्य से शिखर बैच से जुड़े। और दूसरा बैच हमारा है अब की बार मेंस पर। ये बैच पूरी तरीके से समर्पित है आपके 2025 मुख्य परीक्षा के लिए। और यहाँ वे बच्चे आए जो पीटी पास कर चुके हैं, क्योंकि इस बैच में ये है कि टारगेटेड होता है, जब आपकी पीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद ये शुरू होता है, और मुख्य परीक्षा के 15 दिन पहले सारे पेपर के सारे टॉपिक को प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर कराया जाता है, और करीब करीब 750 प्रश्नों का मॉडल आंसर दिया जाता है। तो सोचिए कि अगर आप इतना मॉडल आंसर का प्रैक्टिस करके पढ़ के जाएंगे तो कितनी बेहतर स्थिति में रहेंगे। और पीछे जो हमारे बैचेज चले हैं 2024 में, बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों का रहा, विद्यार्थियों का रहा, जो जिन्होंने मुख्य परीक्षा लिखी है। और वैसे तो हम दावा करते थे कि 65 से 70% चीज़ें हमारे जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जो हम क्वेश्चन का मॉडल आंसर देंगे। लेकिन ये किसी किसी पेपर में ये दायरा बढ़ करके 75 से 80% तक चीज़ें गई हैं। और सोचिए आपको एसडीएम बनने के लिए अगर 60% 65% भी नंबर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको संस्थान ही इतना दे दे रहा, बस संस्थान पर टेस्ट करें, संस्थान जैसे कहे उसी हिसाब से आप अपने आंसर राइटिंग करें। जो हमारे द्वारा कमेंट किया जाए, हमारे मेंटर्स के द्वारा जो बताया जाए उसको आप फॉलो करें, और मॉडल आंसर को जो है वो दोहराते रहें, तो आपका जो मुख्य परीक्षा का भय है वो समाप्त हो जाएगा। तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। गुप्तकालीन वास्तुकला या मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी आप भूमिका दें कि गुप्त काल में कला के विविध विधाओं जैसे वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला आदि में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। मतलब आप अपनी भूमिका में बता रहे हैं कि जो गुप्त काल है तो वहाँ जो कला के विविध प्रकार हैं, जैसे वास्तुकला मतलब आर्किटेक्ट, स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला मतलब मिट्टियों से निर्मित जो कलाकृतियाँ होती थी, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत उन्नत स्थिति में दिखाई देती हैं। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण क्या थे? तत्कालीन मंदिर। तो आप लोग अगर जान रहे होंगे कि सबसे पहले मंदिर बनाने की जो साक्ष्य मिलते हैं, मंदिर के प्रमाण मिलते हैं,
वो गुप्त काल से ही प्रारंभ माने जाते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है दिखाइए कि स्थापत्य कला में आप देखेंगे तो सर्वोच्च उदाहरण क्या थे कि जो उस समय के तत्कालीन मंदिर थे, गुप्तकालीन मंदिरों में मंदिर का निर्माण कहाँ किया, चबूतरे पे बनाया, मतलब एक चबूतरा बनाया जाता था ऊंचाई पे, और ऊंचाई पे फिर उसके ऊपर जो है मंदिर बनाए जाते थे, और उस चबूतरे पर चढ़ने के लिए क्या है, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। मतलब ये गुप्तकालीन मंदिर की आप विशेषता बता रहे हैं कि मंदिर चबूतरे पे बने होते थे, चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती थी। मंदिरों के द्वार एवं स्तंभ जो है वो अलंकृत एवं सुसज्जित होते थे। मतलब जो मंदिरों का जो द्वार बनाया जाता था उस पे, और जो स्तंभ बनाए जाते थे, मतलब जो पिलर्स होते थे उसमें बहुत तरीके से नक्काशी की जाती थी, मतलब उसमें तमाम कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, वही आप बता रहे हैं। परंतु जो मंदिर का भीतरी भाग है, मतलब जहाँ बेसिकली जो गर्भगृह वाला जो क्षेत्र था वो प्रायः सादे होते थे। तो ये गुप्तकालीन जो वास्तुकला के तहत जो मंदिर कला है, क्योंकि वास्तुकला में मंदिर कला का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप पहले उसी को बता रहे हैं। तो कैसा था कि मंदिर चबूतरे पे बनाया जाता था, चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, और जो प्रवेश द्वार था और स्तंभ थे वो काफ़ी अलंकृत होते थे, लेकिन जो गर्भगृह वाला जो अंदर का भाग था वो सामान्य, मतलब ऐसे होते थे, उस पर किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ये प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता रही है। आरंभिक दौर के गुप्तकालीन मंदिर जो है वो एक मंजिला ही हुआ करते थे, मतलब चूँकि मंदिर निर्माण की परंपरा ही गुप्त काल से शुरू होती है, तो ऐसे में आप बहुत उम्मीद तो नहीं कर सकते कि एकदम लिंगराज टाइप का मंदिर बन जाएगा, या पुरी में जो है, पुरी में जो मंदिर है, पुरी वाला मंदिर कौन सा है आप लोग कमेंट करें, अरे जगन्नाथ मंदिर, तो वो भी तो नागर शैली का ही उदाहरण है, या खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। तो इस तरीके के मंदिर तो बन नहीं जाएंगे, बेसिक थे। तो बेसिक में वही था कि आरंभिक दौर के गुप्त मंदिर एक मंजिला हुआ करते थे, लेकिन इसमें विकास का एक दूसरा चरण भी नजर आता है। क्योंकि वास्तुकला में मंदिर स्थापत्य सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसी के बारे में आप बताएं कि इसमें जो दूसरा चरण आप देखेंगे विकास का, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो गर्भगृह के ऊपर शिखर निर्माण किया गया। पहले जो गुप्तकालीन मंदिर थे वो एक मंजिले होते थे और उनमें शिखर नहीं होता था, मतलब शिखर आप समझ ना, जो ऊपर ऐसे होता शिखर टाइप में, और उसके ऊपर कलश रखा जाता था, और फिर जो है वो पताका लगा होता था। तो ये सारी चीज़ें मंदिर निर्माण के द्वितीय चरण में देखने को मिलती है गुप्त काल में। वही आप बता रहे हैं कि दूसरा चरण भी नजर आता है जब गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण प्रारंभ हुआ। शिखर का निर्माण एक रेखीय था, मतलब एक लीनियर टाइप में था, जिसका मध्य भाग खुला था और ऊपर की ओर सिकुड़ता चला गया। ये गुप्तकालीन जो मंदिर स्थापत्य है उसकी विशेषता है, जिसके शीर्ष पर कलश और पताका, आज भी आप मंदिरों में देखेंगे इसी तरीके से कलश और पताका आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आप बताइए। शिखर निर्माण का प्रभाव हम भीतरगांव और देवगढ़ के मंदिरों में देख सकते हैं। मतलब जो गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उसमें जो भीतरगांव का मंदिर है और जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं कि ये दोनों मंदिर जो है गुप्तकालीन है और इनमें शिखर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको अगर इतनी चीज़ें आप बता रहे हैं तो उदाहरण भी देना है कुछ मंदिरों के, तो इसमें भीतरगांव और देवगढ़ के मंदिरों का आप उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत पुराने हैं, गुप्तकालीन है, और इनके शिखर वर्तमान में जो मिले हैं वो टूटे हुए मिले हैं, तो ये है। और शिखरों में भी उस तरीके की कलात्मकता नहीं थी जो बाद के चरण में आपको देखने को मिलेगी। इस दौर के मंदिर क्या थे, तो ईंट निर्मित थे और अभी तक इनका कलात्मक स्तर उन्नत नजर नहीं आता है। जो मंदिर थे इनिशियल फेज में थे, ईंटों से बनाए जाते थे और इनमें उस तरीके की कलात्मकता नहीं थी जो बाद के कालों में देखने को मिली, वही आप बता रहे हैं। जितना सामान्यतः चित्रकला और मूर्तिकला में, मतलब देखिए गुप्त काल में जो चित्रकला और मूर्तिकला का जो विकास हुआ उस हिसाब से अगर मंदिर स्थापत्य कला को देखेंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं दिखता। ठीक है, गुप्त काल में चित्रकला और मूर्तिकला का बहुत भव्य चरण दिखाई देता है।
तो वही जो मैंने बताया कि भाई कोई चीज़ अगर पहले से चली आ रही है तो उसमें सुधार होते होते, वो परिष्कृत होते होते अपने उन्नता अवस्था में पहुंच जाती है। लेकिन अगर किसी की शुरुआत ही यहीं से हो तो फिर वो जा करके अगले चरण में और उसके बाद के चरण में वो अपने मेन स्वरूप को पाती है। तो यही फर्क है। गुप्तकालीन सभी मंदिर, स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्तों का सबसे बड़ा नवोन्मेष, सबसे बड़ा योगदान नवोन्मेष का है, जो गुप्तोत्तर काल के स्थापत्य को आधार प्रदान करते हैं। मतलब स्थापत्य के क्षेत्र में आप क्या बता रहे हैं कि जो गुप्तकालीन जो नवीनता आई, वही जो जैसे मंदिर निर्माण की नवीनता आई, तो ये जब गुप्तोत्तर काल में आप जाएंगे तो इसकी भव्यता आप देखेंगे। जो मैंने अभी बताया कि भाई अगर यहाँ भाई मंदिर निर्माण की नई परंपरा इन्होंने शुरू तो करी ना, अब जब चीज़ें शुरू हो गई हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप एक बेहतर स्वरूप को धारण कर ही लेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा। तो मैटर ये करता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो गुप्त काल में हो रही है और इसका श्रेय आपको गुप्तों को देना ही होगा। फिर गुप्तकालीन सभी मंदिर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो सर्वाधिक सुंदर है। इसमें गुप्तकालीन मंदिरों की जो सभी विशेषताएं होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे पंचायतन शैली में है, मतलब मेन में एक देवता है, चारों चारों जो है वो सहायक देवता हैं, जो चबूतरे पे बनाया गया है। फिर जो प्रवेश द्वार हैं, जो स्तंभ है वो काफ़ी अलंकृत हैं, शिखर बनाए गए हैं, शिखर के ऊपर कलश रखा गया है, कलश से पताका जुड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ें मतलब आप यहाँ दिखा सकते हैं। गुप्त काल में गुहा स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। गुहा मतलब गुफा स्थापत्य की बात जो है, देखिए गुफा निर्माण की परंपरा तो आपको मौर्यों में ही दिखा होगा। भाई आपने पढ़ा होगा ना कि आजीविकों के लिए जो अशोक ने बराबर की पहाड़ी जो बिहार के जहानाबाद में है, तो वहाँ से शुरुआत करता है अशोक। लेकिन गुप्तों के समय में भी ये परंपरा जारी रही और गुफा निर्माण की चीज़ें होती रही। जैसे ब्राह्मण गुहा मंदिर के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी के मंदिर है। जो उदयगिरी के मंदिर हैं वो ब्राह्मण गुफा मंदिर के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो गुफा स्थापत्य को भी आप बता सकते हैं। तो देखिए आपके प्रश्न का अब एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपसे मूर्ति कला के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा आप जो है अब मूर्ति कला के बारे में बताइए कि गुप्तकालीन मूर्तियों में सारनाथ से प्राप्त जो बुद्ध की मूर्ति है वो सर्वोत्तम है। मतलब जो सारनाथ से बुद्ध की मूर्ति मिली है वो गुप्तकालीन और उसे सर्वोत्तम संरचना मानी जाती है मूर्ति कला में, और वाकई में बहुत भव्य तरीके से बना भी हुआ है। आप लोग जो है यहाँ मैंने दिया था उसको लगाने के लिए, लेकिन कारण ये होता है कि सीमित जगह होने की वजह से लग नहीं पाया। लेकिन आप लोग गूगल करके देखिएगा तो बहुत ही कलात्मक तरीके का वो मूर्ति आपको दिखेगा। सुल्तानगंज में कांस्य की बुद्ध की मूर्ति मिली, या विविध मंदिरों की से प्राप्त मूर्तियाँ विशेषतः जैसे सुल्तानगंज है जो बिहार का, वहाँ से कांस्य की बुद्ध की मूर्ति मिली है, वो भी बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। साथ ही साथ विविध मंदिरों से जैसे अनंत साई विष्णु की मूर्ति, तो मतलब गुप्तकालीन जो और मंदिर हैं तो वहाँ से अनंत साई मतलब से सोए हुए विष्णु की मूर्ति, गोवर्धन धारी, सॉरी घाटी नहीं है, गोवर्धन धारी कृष्ण की मूर्ति, कलिया नाग को मारने वाले कृष्ण की मूर्ति आदि जो है वो उल्लेखनीय है। तो इन मूर्तियों में जैसे आप अगर मूर्ति कला के बारे में बता रहे हैं कि बहुत उत्कृष्ट थी, तो आपको उदाहरण देना होगा। मतलब सारनाथ का बौद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति का उल्लेख करना होगा, सुल्तानगंज की कांस्य की मूर्ति बतानी होगी, फिर अनंत साई विष्णु या गोवर्धनधारी कृष्ण को बताना होगा, कालिया नाग को मारने वाले कृष्ण को दिखाना होगा कि मतलब ये सब जो मूर्तियां हैं ये बहुत ही कलात्मक है। तब आपको जा करके एग्जामिनर को ये लगेगा कि नहीं ये केवल रटा नहीं है, चीज़ों को समझ रहा है, और तब आपको अंक मिलेगा। मतलब यदि आप दावा करें तो दावे के पीछे का प्रमाण ये है, ये सारे उदाहरण सुल्तानगंज हुआ, सारनाथ हुआ, फिर अनंत साई विष्णु की मूर्ति हुई, या कालिया दमन वाला जो मूर्ति है वो सब। फिर मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला की धारा इस युग में पर्याप्त रूप से परिपक्व हो गई थी। तो जो मूर्ति कला की जो धारा आप देखेंगे जो मौर्योत्तर काल में, अब अगर मौर्योत्तर काल थोड़ा सा दिमाग में होगा तो आप समझ रहे होंगे बेसिकली इसमें बात हो रही है गांधार कला और मथुरा कला में। तो सबसे पहले मूर्ति जो बनाई गई तो वो ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, और वो बुद्ध की मूर्ति किस कला में बनाई गई, तो मथुरा कला में बनाई गई।
ऐसा विद्वानों का मानना है। तो ये सब टाइम पीरियड क्या है, ये मौर्योत्तर काल है, मतलब मौर्यों के बाद है। तो कनिष्क के समय में आप देखेंगे गांधार और मथुरा कला का और ज़्यादा विकास हुआ। तो उस समय की जो मूर्ति कला की जो चीज़ें निकल के आती हैं, उसकी अगर चरम परिणति आप देखेंगे, मतलब उसकी सबसे उत्तम अवस्था आपको दिखेगी कहाँ, गुप्तों के समय में। तो इसीलिए देखिए गुप्तों की जो मूर्ति कला है वो क्यों बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसे पीछे की एक पृष्ठभूमि मिल रही है। लेकिन स्थापत्य कला की शुरुआत क्या है, गुप्तों के समय में ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे में स्थापत्य कला में वो कलात्मकता नहीं दिखती जितना आपको मूर्ति कला में दिखेगी। अब फर्क आप समझ रहे हैं, वही यहाँ हम बता रहे हैं। मौर्योत्तर काल की मूर्तिकला की धारा इस युग में पर्याप्त रूप से परिपक्व हो गई थी, वही बताया जा रहा है। हालांकि गुप्तकालीन मूर्तिकला की जड़ पूर्णतः भारतीय है। मतलब गांधार मूर्तिकला और मथुरा कला पे तो आप कुछ, तो गांधार पे तो बहुत यूनानी बैक्टीरियाई प्रभाव दिखता है बुद्ध की मूर्तियों में, कि भाई उनमें बहुत मांसलता है, बहुत भव्य आकर्षक चेहरा है, पीछे प्रभा मंडल है, कानों में लटकती बाली है, घुघराले करली बाल हैं। तो ये सारी विशेषता हमारे यहाँ की नहीं है, ये यूनानी ग्रीक देवता रोमन जो अपोलो हैं उनसे मिलता जुलता है, मतलब वो सब प्रभाव दिखता है। लेकिन मथुरा कला में आप देखेंगे तो कुछ भारतीयता के तत्व तो हैं, मतलब ये ज़्यादा हमारी सभ्यता संस्कृति के करीब नज़र आती है। लेकिन गुप्त में आप देखेंगे, हालांकि प्रभाव से वो भी अछूता नहीं रहा है, प्रभाव तो कुछ है लेकिन गांधार कला की तुलना में नहीं है। और अगर गुप्त कला की जो मूर्ति कला की आप बात करेंगे तो यहाँ पूरी तरीके से आपको भारतीयता की चीज़ें दिखेंगी। और यही आप बता रहे हैं कि हालांकि गुप्तकालीन मूर्ति कला की जड़ पूर्णतः भारतीय है, इसमें आदर्श या यथार्थ का द्वंद्व नजर नहीं आता। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व नजर आता था कहाँ, गांधार और मथुरा कला में, वो यहाँ समस्या नहीं है। ये यहाँ तो पूरी तरीके से जो है वही दिखाने का प्रयास किया गया है। आध्यात्मिकता, शीतलता और सर्वव्यापी व्यक्तित्व के साथ ही अनंत शक्ति का भाव एक मूर्ति में आरोपित करने में कलाकार जो है वो सफल हुए। मतलब यहाँ क्या कि हमारी जो भारतीय पृष्ठभूमि है तो उसमें सारी चीज़ें, मतलब आध्यात्मिकता या शीतलता और सर्वव्यापी व्यक्तित्व का जो एक समावेश होता है, तो कलाकार अपनी मूर्ति कला में बहुत मचे हुए, मतलब परिपक्व नजर आते हैं। मतलब कहीं से ये नहीं लगता कि ये अनुकरण है या ये तो यहाँ से उठा लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है मूर्ति कला की विशेषता के तहत बता सकते हैं। इस काल की मूर्तियाँ गांधार या मथुरा कला की नग्नता को पीछे छोड़ चुकी थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख रहे हैं मूर्ति कला में, कि आप अगर देखेंगे तो गांधार और मथुरा कला में जो थोड़ा सा नग्नता की स्थिति थी, मतलब थोड़ा सा आकर्षक दिखाने के चक्कर में देवी देवताओं के साथ ऐसा किया गया, वो आपको गुप्त काल में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ प्रभाव किसका, भारतीयता का। हमारे यहाँ देवी देवता भी सलीके से दिखाए जाते हैं, वहाँ तो क्या है कि बहुत मांसल है, बहुत बलिष्ठ है, बहुत भव्य है। तो वो वहाँ की विशेषता रही है, यूनान की, ग्रीक की। यहाँ की विशेषता ऐसी नहीं है। और वही आप यहाँ बता रहे हैं कि इस काल की मूर्तियाँ गांधार एवं मथुरा कला की नग्नता को पीछे छोड़ चुकी हैं। देवत्व में मर्यादा को बढ़ाने का काम वस्त्रों द्वारा किया गया। मतलब जो वहाँ की मूर्तियों में कम वस्त्र थे, यहाँ क्या है कि भाई हमारे अगर देवता हैं तो देवता हमारे आदर्श होते हैं, तो यदि आदर्श हैं तो उन्हें एक अनुकरणीय छवि वाला होना चाहिए जिसका लोग अनुकरण कर सके। तो इसीलिए उनको कायदे से वस्त्र पहनाया गया है। मतलब जो नग्नता वहाँ थी गांधार मथुरा कला में, वो यहाँ नहीं देखने को मिलती है। फिर मूर्तियों के निर्माण के पीछे उस युग के श्रेणी संघों और राजकीय वर्ग के संरक्षण की अहम भूमिका रही होगी। तो यहाँ आप ये बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से अगर इतनी कलात्मक मूर्तियाँ बनी हैं, इतने विस्तृत स्तर पे बनी हैं, तो इसके पीछे श्रेणी संघों, मतलब जो व्यापारियों का समूह था, तो उनकी बड़ी भूमिका रही होगी। राजकीय इनको संरक्षण दिया जा रहा होगा, तभी इस तरीके से प्रयास हो सकता है। क्योंकि ये विकास जो है वो राजकीय कला के अंतर्गत ही हो सकता है। लोक कला में किसी एक व्यक्ति विशेष की इतनी क्षमता नहीं थी कि ऐसे मूर्तियों का वो निर्माण कर सके। तो ये सारी आपने जो है मूर्ति कला की विशेषताओं को बताई। अब एक छोटा सा निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, यहाँ स्किप हो गया है, निष्कर्ष में दिखा सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से कहा जा सकता है कि जो गुप्तकालीन वास्तुकला है
और जो मूर्तिकला है। तो वास्तुकला मूर्तिकला की तुलना में उतनी परिपक्व नज़र नहीं आती। कारण यही है कि भाई ये जो है गुप्तों की अपनी देन थी और इसका विकास जो है आगे के चरण में आप पूर्व मध्यकाल में देखेंगे, जब बहुत भव्य भव्य मंदिर बनाए गए, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का, फिर लिंगराज मंदिर बनाए गए, उड़ीसा में जो पुरी का मंदिर बनाया गया, जगन्नाथ मंदिर। तो ये सारी विशेषता आपको बाद के चरणों में दिखेगी। लेकिन मूर्तिकला में हम बहुत परिपक्व थे। क्यों परिपक्व थे? क्योंकि हमको पीछे की धारा मिली थी, मतलब गांधार मथुरा कला की, फिर मौर्यों की धारा थी। तो मौर्योत्तर से जो चली आ रही धारा का आप मूर्तिकला में तो चरम विकास देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का निष्कर्ष देके आप अपने उत्तर को खत्म करिए। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर मिला होगा, बल्कि कैसे उत्तर लिखना है और कैसे देखिए तुलनात्मक तरीके से, अगर कोई चीज़ आप स्पष्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कैसे आप उदाहरण दे रहे हैं और फिर और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए मैंने पीछे से तुलना भी कर दी। तो इससे एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, बच्चा जो है एक लिंक स्थापित कर पा रहा है, चीज़ों को वो समझ रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि रट के आ गया है। और जब एग्जामिनर को लगेगा नहीं बच्चा समझ के लिख रहा है, रटा नहीं है, तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो ये सारे प्रयास आपको मुख्य परीक्षा में करने होंगे। इस 2 बैच के बारे में मैंने चर्चा करी थी। यहाँ आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप इसी तरीके से कुछ लिख करके दिखाएंगे। ऐसे आपकी कॉपी आएगी, हमारे मेंटर और उसमें हम भी शामिल होते हैं। हम लोग मिल के आपकी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है और कैसे आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर जो है संस्थान यही नहीं रुकता है, आपको मॉडल आंसर भी देता है और ये मॉडल आंसर आपको प्रत्येक पेपर के प्रत्येक टॉपिक से मिलेगा। और संस्थान का ये दावा है कि, दावा क्या, पीछे मैंने कराया भी है कि आपको मुख्य परीक्षा से पहले 750 प्रश्न करा करके हम भेजेंगे। तो इतना प्रश्न यदि आप करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में बहुत ही सहज स्थिति में रहने वाले हैं। तो आप लोग बैच से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और हमारे ये कुछ लिंक्स हैं। सबसे पहला लिंक तो हमारा टेलीग्राम है, समृद्धि IAS का। टेलीग्राम से आप क्यों जुड़े? तो इसलिए जुड़िए क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आपको मॉडल आंसर एक समय के बाद यहाँ मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संस्थान कोई भी सूचना देनी होती है या कोई जानकारी आपसे साझा करनी होती है तो टेलीग्राम ही वो ऐसा माध्यम है कि तुरंत तरीके से आपको जो है वो सूचित किया जाता है। और यहाँ हमारे मेंटर्स पूरी तरीके से सक्रिय रहते हैं, जो हमारी फैकल्टी के लोग हैं वो सक्रिय रहते हैं। आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसका भी यहाँ रिप्लाई दिया जाता है और कोई नई वैकेंसी आती है, कुछ होता है तो उसमें क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों की जानकारी टाइम टू टाइम हमारे लोग देते रहते हैं। तो टेलीग्राम हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का सबसे सशक्त माध्यम है। दूसरा ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल, और दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों ही चैनल आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। और देख ही रहे होंगे कि जब आपकी PT की परीक्षाएँ होती है तो PT से संबंधित क्लासेज आती हैं निःशुल्क। इस तरीके से मेंस की चीज़ें होती है तो मेंस से संबंधित क्लासेज आती हैं। करंट अफेयर्स हमारा चलता ही रहता है। तो ये दोनों चैनल बहुत ही उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्हें सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर भी करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।